तो हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले यूनिट फर्स्ट से लेके यूनिट फिफ्थ तक के सारे शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस चीज़ को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए बात करते हैं अपने यूनिट फर्स्ट के जो शॉर्ट क्वेश्चन उसके आंसर के बारे में, फिर अगले यूनिट का देखेंगे, ऐसे करके पाँचों यूनिट का देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा व्हाट इज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या होता है, इसके बारे में आप इसकी एक डिफिनेशन लिखिए। और अगर आपने मेनेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, मेनेंजेस का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है या स्पाइनल कार्ड की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मेनेंजेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेनेंजेस तीन तरीके की होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर बोलते हैं, उसके बीच वाली लेयर होती है आर्केनॉइड मैटर बोलते हैं, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं पिया मैटर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि जो हमारा ड्यूरा मैटर होता है यह हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सबसे आउटर लेयर होती है। और ये जो हमारा स्कल होता है, स्कल के सरफेस पे एक तरीके की थिक फाइबरस मेम्ब्रेन जो होती है, अडहेयर होती है, उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर बोलते हैं। अब देख लीजिए अगला हमारा यहाँ पे लिखा गया है कि एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, एपीड्यूरल स्पेस क्या होता है। एपीड्यूरल स्पेस का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, ये स्कल है। अब स्कल और यहाँ पे जो ब्रेन की लेयर है, ये ब्रेन की लेयर हो गई जिसको हम बोल रहे हैं ड्यूरा मैटर बोल रहे हैं, ये इसको हम बोल रहे हैं क्या, स्कल बोल रहे हैं। तो स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच की जो स्पेस है, जो गैप है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम एपीड्यूरल स्पेस बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्नैप्स होते क्या, आपने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा। स्नैप्स का मतलब होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं स्नैप्स बोलते हैं। तो वही लिखा गया है, स्नैप्स इज ए गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर दे पास सिग्नल टू ईच अदर। मतलब कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो हमारा स्पेस रहता है उसको हम बोलते हैं क्या, स्नैप्स बोलते हैं। और इसी स्नैप्स के अंदर जो हमारी प्री साइनेप्टिक नर्व होती है अपने केमिकल्स को रिलीज करती है, फिर जाके हमारा जो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व होता है उसे बाइंड करती है और अपने एक्शंस को करती है, अपने सिग्नल को भेजती है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या करिए, जो न्यूरॉन्स होते हैं उसका डायग्राम बनाइए। तो आपको इसी तरीके से बना देना है, आपको सेल बॉडी बना देनी, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर ये हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, फिर ऐसे पतली से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन बोलते हैं, फिर इस तरीके से माइलन शीथ होते हैं, बीच में हमारे स्वान सेल होते हैं, और ये हमारे टर्मिनल होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल होते हैं। ये सारी चीज़ें आप बना देंगे। अब देख लीजिए बात करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रेन होती है और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको कवर करने वाली जो हमारी लेयर्स होती है, जो मेनेंजेस होती है, उसका आप नाम लिखिए। तो मैंने बोला कि हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के लिए जो लेयर्स होती है उसको बोलते हैं मेनेंजेस बोलते हैं। अब तीन तरीके की हमारी मेनेंजेस होती है, अभी मैंने बताया था। एक हमारा होता है ड्यूरा मैटर बोलते हैं, जो हमारे सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और दूसरा होता है आर्केनॉइड मैटर होता है, जो हमारी बीच वाली लेयर होती है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर रहती है जो ब्रेन से अटैच रहती है उसको बोलते हैं पिया मैटर बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एन एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड का मतलब होता है वर्क हो गया, और पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन लिखा गया है, एन एक्शन पोटेंशियल इज ए ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स दैट ट्रेवल अलोंग ए न्यूरॉन एक्सॉन। मतलब कि न्यूरॉन एक्सॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जब ये हमारी ट्रेवल्स करती है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि आप जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, सेरेब्रल जो हेमिस्फेयर होता है उसमें कौन कौन से लोब पाए जाते हैं उसके बारे में आप लिखिए। अब थोड़ा समझ लीजिए कि हेमिस्फेयर होते क्या है। जो आप सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे, जब ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इस तरीके से ब्रेन जो हमारा होता है हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हमारा लेफ्ट वाला पार्ट, एक हमारा राइट हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है। और बीच वाला मतलब कि जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि जो हमारा राइट हेमिस्फेयर होता है और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है, इन दोनों को बांटने वाली जो बीच वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। अब देख लीजिए जो हमारा सेरेब्रम होता है इसमें हमारे क्या, हमारे चार तरीके के लोब पाए जाते हैं। इसमें एक होता है हमारा फ्रंटल लोब होता है, दूसरा पैराइटल लोब होता है, तीसरा टेम्पोरल लोब, और चौथा ऑक्सीपिटल लोब होता है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सेरेबेलम क्या होता, सेरेबेलम का क्या फंक्शन होता है। तो सेरेबेलम जो होता है इसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। इसका देख लीजिए काम क्या है, मेन काम इसके क्या है, इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड बिलो ऑक्सीपिटल लोब एंड सेरेबेलम। मतलब कि जो हमारा सेरेबेलम होता है यह हमारे ऑक्सीपिटल जो लोब होता है, ऑक्सीपिटल के जस्ट हमारा क्या होता है, पोस्टीरियर
इंटीरियर में होता है, उसके नीचे हमारा प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में होने वाले जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बॉडी का जो मूवमेंट हो गया और जो बॉडी का बैलेंस हो गया, इन सारे चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, मतलब कि यही सारे काम करते हैं। तो आप बताएंगे कि हमारा जो सेरेबेलम होता है ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और बॉडी के बैलेंस को बनाने में हेल्प करता है। उसको बोलते हैं क्या, सेरेबेलम बोलते हैं। इसका फंक्शन आप यही लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए आगे आ जाता है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो डिफरेंट लेयर ऑफ मेनिंजेस होती है कौन कौन सी होती है। मैंने यहाँ पे भी देख लीजिए वही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों दे दिया था। यहाँ पे सिर्फ पूछा कि मेनिंजेस कौन कौन सी होती हैं। तो 3 तरीके की मेनिंजेस होती है, ड्यूरा मैटर, आर्केनॉइड मैटर और पिया मैटर होती है। अब देख लीजिए आगे पूछा कि आइडेंटिफाई वेरियस टाइप ऑफ कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर। जो हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं हमारे 2 तरीके के होते हैं। इसमें पहला आ जाता है निकोटिनिक रिसेप्टर आ जाता है, दूसरा हमारे मस्करनिक रिसेप्टर आ जाता है। जो निकोटिनिक रिसेप्टर होता है इसको एन से डिनोट करते हैं, मस्करनिक रिसेप्टर को हम एम से डिनोट करते हैं। अब देख लीजिए दूसरा आ जाता है एडर्जिक रिसेप्टर आ जाते हैं। एडर्जिक रिसेप्टर में इसमें आता है हमारा अल्फा रिसेप्टर आता है और बीटा रिसेप्टर आता है। और जो अल्फा रिसेप्टर होता है इसमें 2 आते हैं हमारे, अल्फा 1 रिसेप्टर आते हैं और अल्फा 2 रिसेप्टर आते हैं। और जो बीटा रिसेप्टर होता है इसमें बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर और बीटा 3 रिसेप्टर हमारे आते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, व्हाट आर मेनिंजेस। मेनिंजेस होती क्या है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। मेनिंजेस क्या होती है इसका आना तय है। और पूछा गया कि इनलिस्ट डिफरेंट लेयर ऑफ मेनिंजेस विथ इट्स फंक्शन, मतलब कि जो 3 तरीके की मेनिंजेस होती है उनके फंक्शन के बारे में लिखिए। तो आइए पहले समझ लेते हैं मेनिंजेस का मतलब होता है क्या। तो मेनिंजेस का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस बोलते हैं। अब 3 तरीके की मेनिंजेस मैंने पीछे भी बताया था। सबसे पहला आ जाता है ड्यूरा मैटर आ जाता है। जो ड्यूरा मैटर होता है ये हमारी सबसे आउटर लेयर होती है, मतलब ये क्या करती है कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है और जो हमारे ब्रेन होती है इसको प्रोटेक्शन देती, सुरक्षा देने का काम करती है। या लिख सकते हैं कि जो हमारे आर्केनॉइड मैटर होता है इसको जो सुरक्षा देने की जो काम करती है, जो लेयर काम करती है, उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर बोलते हैं। अब देख लीजिए बीच वाली लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं आर्केनॉइड मैटर बोलते हैं। तो ये क्या करती है कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है उसके बैलेंस को मेंटेन करने का काम हमारा यही करता है और उसको सर्कुलेट करवाने में भी हेल्प करता है। अब देख लीजिए यहाँ पे लास्ट आ जाता है पिया मैटर आ जाता है। पिया मैटर जो होता है ये ऑक्सीजन की डिलीवरी करता है और न्यूट्रिएंट की डिलीवरी करता है हमारे ब्रेन को, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्रेन से अटैच रहता है। तो ये सारे इसके फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे बात करेंगे अगला दिया गया क्वेश्चन की, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के काम क्या होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर आपको पता है कि मतलब कि जो हमारे प्री साइनेप्टिक से रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक नर्व सेल है। अब ये नर्व सेल पहली है और यहाँ पे लिख दिया मैंने दूसरी नर्व सेल है। अब जो पहली नर्व सेल होती है उसको बोलते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व बोलते हैं। अब जो प्री साइनेप्टिक नर्व होती है अपने अंदर से केमिकल निकालती है, इस तरीके से केमिकल निकालेगी, इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर निकालती है और उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम है सबसे पहला कि एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल के पास सिग्नल भेजना, जो हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करना, जो स्लीप वेकअप साइकिल होती है, मतलब कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जागने और सोने की जो साइकिल होती है उसको रेगुलेट करता है, लर्निंग और मेमोरी को इम्प्रूव करता है, मतलब कि हम कोई भी चीज़ अगर सीखते हैं, कोई भी चीज़ अगर समझते हैं तो ये सारा देन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का है। तो अगला आ जाता है कि हमारे मूड और मोटिवेशंस को भी रेगुलेट कंट्रोल करने का काम हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ही करते हैं। अब देख लीजिए आगे पूछा गया है, राइट द फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सेंटर ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब कि रिस्पायरेटरी सेंटर जो होता है जो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है उसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है रिस्पायरेटरी सेंटर की। तो रिस्पायरेटरी सेंटर क्या करता है, हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो रिदम होता है, ठीक है, जो रिदम होता है ब्रीदिंग का उसको कंट्रोल करता है और जो डेप्थ ब्रीदिंग होता है उसको रेगुलेट कंट्रोल करने का काम हमारा कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो हमारे रिस्पायरेटरी सेंटर पाए जाते हैं वो करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे यूनिट फर्स्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे पूछा गया जो अफरेंट नर्व होती है और ई फ्रंट जो नर्व होती है दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा ई फ्रंट नर्व होती है इसको हम सेंसरी नर्व भी बोलते हैं और ये सेंसरी नर्व क्या करती है कि ये मैसेज जो होती है हमारे, मतलब कि ये हमारे ले जाती है
ऑर्गन से हमारे ब्रेन के पास ले जाती है उसको हम बोलते हैं क्या, अफरेंट नर्व बोलते हैं। तो वही लिखा गया सेंड सिग्नल ऑर्गन टू ब्रेन, मतलब कि ऐसी नर्व जो क्या करती है, ऑर्गन से मैसेज ले जाती है हमारे ब्रेन के पास ले जाती है, उसको हम बोलते हैं अफरेंट नर्व बोलते हैं। और ये हमारी जो अफरेंट नर्व होती है हमारे शॉर्ट एक्सॉन से बनी होती है और कुछ रिसेप्टर से बने होते हैं। अब देख लीजिए हमारे ईफरेंट नर्व आती है, ईफरेंट नर्व को हम मोटर नर्व बोलते हैं और इसका मतलब होता है कि जो ब्रेन से मैसेज ले जाती है किसके पास, हमारे ऑर्गन्स के पास ले जाती है, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में ले जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या, ईफरेंट नर्व या मोटर नर्व बोलते हैं। और इसके अंदर कोई रिसेप्टर नहीं होते हैं और इसके अंदर जो होते हैं लॉन्ग एक्सॉन पाई जाती है। इसके अंदर शॉर्ट एक्सॉन होते हैं, इसके अंदर लॉन्ग एक्सॉन होते हैं। इसके अंदर देख सकते हैं रिसेप्टर है, इसके अंदर रिसेप्टर नहीं है। और ये क्या करता है, जो अफरेंट नर्व होती है मतलब कि ऑर्गन से ब्रेन के पास मैसेज ले जाता है, लेकिन हमारा जो मोटर नर्व होती है ब्रेन से ऑर्गन के पास ले जाता है और इसको हम सेंसरी नर्व बोलते हैं, इसको मोटर नर्व बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख के यहाँ से लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए बात करेंगे यूनिट सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चन उसके आंसर के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द रोल ऑफ माउथ इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ का क्या रोल्स होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसको लिखना है। तो हमारा जो माउथ होता है क्या करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। जैसे मानिए कि अगर आप जब खाना खाते हैं तो उसको मुंह के अंदर ही डालते हैं। अब मुंह के अंदर हमारे दांत प्रेजेंट होते हैं, अब दांत क्या करते हैं, उस फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का काम करते हैं। अब देख लीजिए हमारा जो माउथ होता है इसी के अंदर हमारे फूड और सलाइवा को आपस में मिक्स किया जाता है, मतलब मिक्सिंग का काम होता है यहाँ पे। और यहीं पे बोलस का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि हमारे जो भोजन होते हैं वह हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं और लुद्दी जैसा बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं बोलस फॉर्मेशन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, सॉलोइंग की प्रोसेस होती है, मतलब कि भोजन को हम निकलते हैं तो वह मुंह के थ्रू ही निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे पूछा गया आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इंजेक्शन करते हैं, मतलब कि भोजन को लेते हैं जब, उसको बोलते हैं इंजेक्शन बोलते हैं। दूसरा हमारा आ जाता है डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है जैसे हम भोजन को लेते हैं तो वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना स्टार्ट हो जाता है, भोजन का ब्रेक डाउन होने लगता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन के बाद हमारे भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जो हमारे भोजन रहते हैं उनसे न्यूट्रिएंट मिलता है, वो न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा जो वेस्ट चीज़ें बची रहेगी वो हमारे बॉडी से आउटसाइड हो जाएंगी, बॉडी से निकल जाती हैं, उसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन बोलते हैं। तो आइए इसको थोड़ा डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने मान लीजिए इस तरीके से बना दिया। अब जैसे मान लीजिए कि आपको फूड आप लेते हैं, जैसे आप फूड लेते हैं मुंह के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलते हैं। अब देख लीजिए आता है डाइजेशन, मतलब जैसे मुंह के अंदर लेते हैं तुरंत यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जो भोजन होता है इसको छोटे छोटे पार्ट में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट होते हैं तोड़ना इसको स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइजेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन ये हो जाता है हमारे, कुछ यहाँ पे होते हैं, कुछ हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, कुछ इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, तो अलग अलग जगह पे हमारे डाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब मान लीजिए डाइजेशन हो गया, फिर जाता है क्या, यहाँ पे जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब कि जो भी चीज़ें रहेंगी, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट रहेंगे वो हमारे कहाँ पे जाते हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जो वेस्ट चीज़ें रहती है हमारे बॉडी से बाहर निकलती है उसको बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि जो BMR क्या होता है, इस टर्म के बारे में बताइए। और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया। BMR का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी रेस्ट के कंडीशन में रहती है तो उसको अपने नॉर्मल फंक्शन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं हम क्या, BMR बोलते हैं, मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सोए रहते हैं, जब आप सोते हैं तो उस टाइम थोड़ी ना कुछ खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को जो एनर्जी प्रॉपर मिलती रहती है और हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे ऑर्गन्स हो गए, जैसे हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गए, मतलब कि सारे जो ऑर्गन सिस्टम हो गए वो सही तरीके से अपना काम करते हैं। तो जिसके बदौलत करते हैं, जिसके वजह से करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, BMR बोलते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी जब रेस्ट के कंडीशन में रहती है तो उसको कितनी मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं क्या, BMR बोलते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का क्या काम होता है, तो सलाइवा सबसे पहले क्या करती है कि हमारे जो माउथ होता है उसको मॉइस्चर करती है, उसको गीला रखने में हेल्प करती है। अगर यही हमारे सलाइवा रिलीज नहीं होते हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, हमारे मुंह सूखने लगते हैं, हमारे होंठ फटने लगते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन हमारे जो मतलब सलाइवा होती है क्या करती है, हमारे मुंह को गीला रखने में हेल्प करती है। दूसरा है कि जो हमारा सलाइवा रिलीज होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से, उसके अंदर पाए जाते हैं हमारे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम एमाइलेज एंजाइम
एंजाइम बोलते हैं। अब ओ एमाइलेज एंजाइम क्या करती है, स्टार्च को माल्टोस में तोड़ने का काम करती है, और जो हमारा सलाइवा होती है हमारे माउथ के पीएच को मेंटेन करने का काम करती है। और अगला काम है कि हमारे जो सलाइवा होते हैं इसके अंदर एक और एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। और ये लाइसो एंजाइम क्या करती है कि अगर हमारे माउथ के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ जाती है तो उसको तुरंत मारने का काम करता है। तो मतलब कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर होती है। जैसे आप देखे होंगे कुत्ते क्या करते हैं कि अगर उनको कहीं घाव लग जाती है तो क्या करते हैं, चाट चाट के उसको ठीक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाती। अब क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि लार के अंदर क्या पाई जाती है, लाइसोजाइम पाई जाती है, और वो लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला आ जाता है हमारा कि जो क्रिएटिनिन फास्फेट होता है इसका क्या रोल होता है। ठीक है, क्रिएटिनिन फास्फेट का जो मेन रोल होता है क्या करती है, हमारी बॉडी को बहुत ही क्विकली, मतलब कि अगर हमारे बॉडी को अचानक से एनर्जी चाहिए होती है तो उसको देने का काम हमारा कौन करता है, क्रिएटिनिन फास्फेट करता है, जो हमारी मसल्स के अंदर स्टोर रहते हैं। अब ये क्या करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। 2 पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देख लीजिए अगला आ जाता है कि हमारे जो BMR होते हैं, BMR से क्वेश्चन लॉन्ग में भी आएगा और शॉर्ट में भी आएगा। तो BMR का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस है। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं या तो यूजेस लिख सकते हैं। तो हमारा जो BMR होता है इसकी हेल्प से हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कि अगर थायराइड डिजीज हुई उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थायराइड डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं, और हम डाइट की प्लानिंग कर सकते हैं BMR की हेल्प। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं उसका क्या फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है 21-23/21 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से निकल के आ जाएगा 32। अब यहाँ पे आप पूछेंगे सर 32 आया कैसे, तो यहाँ पे जैसे ऊपर लिखा 2 नीचे लिखा 2, मतलब कि जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा रहेगा इसमें मतलब 2 इस साइड होंगे 2 इस साइड होंगे ऊपर वाले जबड़े में, उसी तरीके से नीचे वाले जबड़े में हमारे 2 होंगे इस साइड, 2 हमारे हो जाएंगे इस साइड। तो आप 2 को ऐड करिएगा कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे, मतलब जो इंसीजर होते हैं इसकी संख्या 8 होती है। अब देख लीजिए हमारे कैनाइन जो होते हैं मतलब कि एक ऊपर इस तरीके से पाए जाएंगे, एक इस साइड पाए जाएंगे, एक इस साइड पाए जाएंगे ऊपर वाले जबड़े में, इसी तरीके से नीचे वाले जबड़े में एक इस साइड पाए जाएंगे, एक हमारे इस साइड पाए जाएंगे, मतलब इसकी संख्या कितनी हो गई 4 हो गई। अब देख लीजिए कैसे होगा, एक एक को जोड़ दीजिए कितने हो गए हमारे 2 हो गए, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने हो गए हमारे 4 हो गए, मतलब कि जो हमारे कैनाइन होते हैं इसकी संख्या 4 होती है। अब देख लीजिए इसी तरीके से हमारे प्री मोलर आ जाते हैं, प्री मोलर की संख्या कितनी होती है हमारी 8 होती है, मतलब कि हमारे ऊपर वाले जबड़े में इस तरीके से 2 इस साइड 2 हमारे इस साइड हो जाएंगे, और नीचे वाले जबड़े में 2 हमारे इस साइड हो जाएंगे और 2 हमारे इस साइड हो गए, मतलब कि 4 नीचे हो गए 4 हमारे ऊपर हो गए। अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा 2 + 2 मतलब कि 4 कर दीजिए, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। तो मैंने बोला था कि 2 ऊपर हो गए इस साइड 2 इस साइड हो गए, फिर यहाँ नीचे भी 2 इस साइड 2 इस साइड हो गए, मतलब कि कुल कितने हो गए 8 हो गए। तो 8 देखिए यहाँ से निकल के आ गया। इसी तरीके से हमारे मोलर आ जाते हैं। मोलर मतलब कि यहाँ पे क्या होते हैं 3 इस साइड होते हैं 3 हमारे इस साइड होते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची है, ठीक है, हमारे इस साइड यहाँ पे 3 होते हैं, यहाँ पे हमारे 3 होते हैं ऐसे। तो 3 को ऐड कर दीजिए कितने हो गए 6 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने हो गए 12 हो गए। तो 12 दांत हमारे हो गए। तो आप जोड़ेंगे सभी को 8 4 8 12 जोड़ेंगे तो 32 हमारा निकल के आ जाएगा। अब देख लीजिए आगे लिखा गया जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है इसके कौन कौन से क्या क्या नाम होते हैं, कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इसके नाम लिखिए। तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है 3 तरीके की होती है। एक होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड होती है, एक आता है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, एक हमारा आती है सब लिंगुअल ग्लैंड होती है। अब देख लीजिए आगे पूछा गया कि जो हमारा पेप्सिन होता है उसका प्रोटीन डाइजेशन में क्या रोल होता है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा क्या प्रोटीन है, अब प्रोटीन का ब्रेक डाउन कौन करता है, हमारा पेप्सिन करती है। अब इसी को समझना है। तो हमारे स्टमक से निकलता क्या HCl निकलता है, जैसे HCl निकलेगा तो हमारे बॉडी के अंदर बनता पेप्सिनोजन बनता है, और ये पेप्सिनोजन हमारे बॉडी के अंदर जो होती है इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव एंजाइम रहती है, मतलब कि ये जब पेप्सिनोजन बनता है हमारे बॉडी के अंदर तो ये प्रोटीन को तोड़ नहीं पाता, लेकिन यही पेप्सिनोजन क्या करता है जो हमारे स्टमक का HCl होता है इससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। और ये एक्टिव फॉर्म क्या करती है इस प्रोटीन को पेप्टाइड्स में और एमिनो एसिड में तोड़ देता है, इसी को बोलते हैं क्या
प्रोटीन डाइजेशन बोलते हैं। तो वही लिखा गया कि हमारे जो मतलब कि पेप्सिन होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन का जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मतलब कि पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड में तोड़ने का काम करता है, यही इसका मेन रोल है। देख लीजिए, बात करेंगे यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चन उसके आंसर के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की क्या डिफिनेशन होती है? तो जब आप मैक्सिमम इनहेलेशन करते हैं उसके बाद आप कितनी मात्रा में एयर को बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप नॉर्मली क्या करते हैं, 500 ml सांस को लेते हैं, 500 छोड़ते हैं, लेकिन इस 500 ml के अलावा आप कितनी एयर को अपने अंदर और लिए, जैसे मान लीजिए 500 लिया और आपने क्या किया, बाबा रामदेव की तरह सांस और खींचा, मान लीजिए 3000 और आपने 3000 ml खींचा, तो टोटल कितने हो गए हमारे यहाँ पे हो गए तो टोटल 3500 ml हमारे हो गए, मतलब कि हमारे लंग्स के अंदर 3500 ml एयर जो है वो आ गई। और एक भाई जब आपने क्या किया, मैक्सिमम इनहेलेशन करा, आपने फोर्सफुली सांस को खींचा, तो उसके बाद आपने कितनी एयर को बाहर निकाला, कितनी मात्रा में एयर को बाहर निकालता है, उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। जो हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है ये हमारी 4600 ml होती है। अब इसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है टीवी प्लस IRV प्लस ERV होता है। टीवी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, IRV का मतलब होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, और ERV का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनका जो मतलब कि अमाउंट होता है सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4600 ml आ जाएगा। अब देख लीजिए आगे पूछा गया कि CPR होता क्या है। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन होता है, और यहाँ पे CPR जो होता है एक तरीके का आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है। मतलब कि अगर किसी की सांस जो होती है रुक जाती है अचानक से, उसको क्या करते हैं, उसके चेस्ट पे प्रेस करके हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली उसको ऑक्सीजन देते हैं, उसी को बोलते हैं हम CPR बोलते हैं। अब देख लीजिए आगे पूछा गया कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम मतलब कि आप क्या करते हैं, नॉर्मली कितनी सांस ले रहे हैं और कितनी छोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, 500 ml लेते हैं और 500 ml सांस को छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 500 ml हमारा होता है टाइडल वॉल्यूम। अब आगे पूछा गया कि आप क्या करिए, किडनी का डायग्राम बनाइए। तो मैंने ऐसे बना दिया है, तो ये देख सकते हैं ऊपर वाली लेयर मैंने बना दिया जिसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल बोलते हैं, और यहाँ पे बीच वाला जो आपको दिख रही लेयर इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और सबसे अंदर वाला जो पार्ट दिख रहा है इसी को बोलते हैं क्या, रीनल मेड्यूला बोलते हैं। अब देख लीजिए आगे पूछा गया कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है GFR क्या होता है। तो GFR का मतलब होता है कि हमारा जो ग्लोमेरुलस होता है वो 1 मिनट में कितनी मात्रा में ब्लड को फिल्टर करता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए ये हमारा क्या ग्लोमेरुलस है, और इससे ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर अटैच रहते हैं सारी चीज़ें, तो ये हो गया हमारा ग्लोमेरुलस हो गया। अब ग्लोमेरुलस में मतलब कि जो हमारी इस तरीके से होती है, पतली पतली कैपिलरीज होती हैं, जब ये आती है हमारे बोमन कैप्सूल के अंदर तभी इसको ग्लोमेरुलस बोलेंगे, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी जो ग्लोमेरुलस जो होता है क्या करता है, 1 मिनट में कितने ml ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। और ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है 1 मिनट में, मतलब कि जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है 120 ml ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। मतलब कि जो GFR रेट होता है 1 मिनट का हमारा 120 ml होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए आगे हमारा आ जाता है, आगे पूछा गया कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का क्या पर्पज है। तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो सांस है, जो ऑक्सीजन है हम मशीन की हेल्प से देते हैं, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम इससे ब्रीदिंग को रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी की ब्रीदिंग रुक गई है तो उसको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली उसको ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अगर हमारे बॉडी में कमी होने लगती है उस टाइम क्या होता है कि हमारा ब्रेन डैमेज हो जाता है, हमारी डेथ हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की हेल्प से क्या करते हैं, ब्रेन को डैमेज होने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, और डेथ होने से रोकने का काम करते हैं। अब देख लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में भी हमारा आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे यहाँ पे किडनी से रिलेटेड 3 डिसऑर्डर के नाम लिखे, डिजीज के नाम लिखे। तो एक आ जाता है हमारा एक्यूट रीनल फेल्योर आ जाता है, दूसरा हमारा क्रोनिक रीनल फेल्योर, तीसरा आ जाता है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है, मतलब कि जब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में पूछा गया है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है इसका क्या काम होता है। जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ये क्या करती है, अपने अंदर से हार्मोन्स निकालती
निकालती है, एक हार्मोन से निकालती है T3 हार्मोन से निकालती है, T4 निकालती है, एक कैल्सिटोनिन निकालती है। तो वही कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। और दूसरा है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड होती है ये ऑस्टियोक्लॉट्स को डिक्रीज करती है, मतलब बोन्स को ब्रेक होने में, मतलब ब्रेक होने से रोकती है। अब देख लीजिए आगे पूछा गया कि ऑटोक्राइन और पैराक्राइन क्या होते हैं। ऑटोक्राइन का मतलब जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, एक सेल है। अब सेल के ऊपर इस तरीके से हमारे रिसेप्टर होते हैं। अब ये जो हमारी सेल होती है अपने अंदर से क्या करेगी, केमिकल मतलब कि लिगेंड को निकालेगी, और यही लिगेंड क्या करेगा, उसी के सेल के सरफेस पे जाके बाइंड कर लेता है, उसी को बोलते हैं का ऑटोक्राइन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए सेल डेट रिलीज ए लिगेंड, मतलब कि एक सेल जो होता है अपने अंदर से लिगेंड निकालता है और अपने ही ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उसी से बाइंड कर लेता है, उसी को बोलते हैं ऑटोक्राइन बोलते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे पैराक्राइन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारी सेल है और इसके पास हमारी दूसरी सेल है, तो पहली सेल ने क्या किया, अपने अंदर से केमिकल निकाला, मतलब कि लिगेंड को निकाला। अब ये लिगेंड क्या करेगा, दूसरी वाले सेल के ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहेंगे इससे बाइंड होंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, पैराक्राइन बोलते हैं। अब देख लीजिए आगे आ जाता है हमारा, पूछा गया एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो अपने हार्मोन्स को या अपने केमिकल्स को डक्ट के अंदर निकालती हैं, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आ जाता है स्लैवरी ग्लैंड आ जाती है, मेमोरी ग्लैंड आ जाती है। दूसरा आ जाता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड उसको बोलते हैं जो अपने केमिकल्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर निकालते हैं, उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब इसमें जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है और एड्रिनल ग्लैंड आ जाती है। अब देख लीजिए आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा गया जो पिनियल ग्लैंड होती है इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे जो हमारा पिनियल ग्लैंड होती है क्या करती है, अपने अंदर से सबसे पहला काम है कि मेलाटोनिन निकालती है, और ये मेलाटोनिन क्या करती है, हमारा जो बायोलॉजिकल साइकिल होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको रेगुलेट करता है। मतलब कि अगर हम सोते हैं और जागते हैं तो इसी मेलाटोनिन का ही कमाल है, ठीक है। अगर मेलाटोनिन रिलीज होना बंद हो जाए तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, मतलब स्लीप वेकअप जो साइकिल होती है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब देख लीजिए आगे पूछा गया कि जो इंसुलिन होता है और जो ग्लूकागॉन होता है इसका क्या रोल्स होता है, क्या फंक्शन होता है। तो हमारा जो इंसुलिन होता है क्या करता है कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, और जो ग्लूकागॉन होता है क्या करता है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करेगा। ये क्या करेगा, घटाएगा, और ये क्या करेगा, बढ़ाने का काम करता है। बस ये ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए आगे पूछा गया कि हार्मोन्स का क्या काम होता है। तो हार्मोन्स क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होता है उसको डाउन करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, होम्योस्टैटिस को मेंटेन करता है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें ऐसे आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि ये क्या करता है कि अदर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। अब जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है क्या करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, वाटर बैलेंस में हेल्प करती है, और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे पूछा गया विच सेल्स ऑफ पैनक्रियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टैटिन। जो सोमेटोस्टैटिन होती है पैनक्रियाज के किस सेल से रिलीज होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में ये हमारा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस दिख रहा है। अब इसी को मैंने जूम करके इतना बड़ा बना दिया। अब देख सकते हैं इसमें आपको तीन तरीके की सेल दिख रही है। एक हमारी अल्फा सेल हो गई जो क्या करती है, अपने अंदर से ग्लूकागॉन को रिलीज करती है। तो पूछा जा सकता है कि जो हमारे पैनक्रियाज के अंदर कौन सी ऐसी सेल होती है जो ग्लूकागॉन को रिलीज करती है। तो आप बता देंगे अल्फा सेल। अब देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा मतलब कि इंसुलिन जो होता है पैनक्रियाज के किस सेल से निकलता है। तो आप बता देंगे कि बीटा सेल से रिलीज होता है। अब देख लीजिए जो सोमेटोस्टैटिन होती है ये हमारी जिस सेल से निकलती है उसको बोलते हैं क्या, डेल्टा सेल बोलते हैं। तो ऐसे आप सिंपल तरीके से सारी चीजें लिख देंगे। अब देख लीजिए बात करेंगे अपने यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके सोल्यूशन के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया डिफाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको डिफिनेशन बताइए। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं ये हमारे कई सारे ऑर्गन्स का ग्रुप होता है, कई सारे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं और ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब देख लीजिए 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि नए
जनरेशन का जो प्रोड्यूसिंग होना, नए जनरेशन का बनना, उसी को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब देख लीजिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है, और अगर इस चार्ट को आप याद कर लेते हैं, यहाँ से कम आप 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पूछा गया है, मतलब कि यहाँ पे बताया गया कि मेल एक होता है, फीमेल होता है, मेल से निकलता है स्पर्म निकलता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा निकलता है, जिस प्रोसेस के द्वारा स्पर्म बनता है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि फीमेल से ओवम निकलता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा हमारा ओवम बनता है उसको बोलते हैं ओजेनेसिस या ओवल्यूशन बोलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे क्या बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, मतलब कि जब हमारे ओवम स्पर्म मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तब जाके हमारा जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है, फिर चाइल्ड बनता है। तो ऐसे आप सारी चीज़ें बना करके लिख देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, पूछा गया है कि डिफाइन ओजेनेसिस। तो अभी मैंने पीछे ही बताया था, जब ओवम का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ओजेनेसिस बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो मैंने पीछे ही अभी आपको बताया था चार्ट में कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पूछा गया कि जो मीनार्च होता है और जो मेनोपॉज होता है, इसकी क्या डिफिनेशन होगी। तो मेनार्च का मतलब होता है जब कोई गर्ल्स जो है उसकी एज जो होती है 12 से 14 साल की हो जाती है, मतलब कि वो पुबर्टी में चली जाती है। पुबर्टी के एज में जैसे ही जाती है उसको सबसे पहला पीरियड आता है, उसको बोलते हैं क्या, मीनार्च बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि जब फर्स्ट टाइम पीरियड आता है किसी भी गर्ल्स के अंदर, जब उसकी एज जो होती है 12 से 14 साल की हो जाती है, उसको बोलते हैं मीनार्च बोलते हैं। और जब किसी भी फीमेल की जो एज है 45 से 55 तक हो जाती है, तो उसके अंदर जो होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, पीरियड आना बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ से देख करके लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जब जीन जो होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मेल है, फीमेल है, मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। अब इनके मतलब कि इनके जीन जो होते हैं इनके बच्चों में चले गए, तो उसको बोलते हैं हम क्या, इनहेरिटेंस बोलते हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है 2 नंबर में और क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्रोमोसोम होते क्या है। तो क्रोमोसोम का आप डिफिनेशन बताएंगे कि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब धागे जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारे DNA से मिलके बने होते हैं, और उसी को बोलते हैं हम क्या, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।